एक चिकनी चमकदार परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके हमारी छवि को बनाती है, यानी प्रतिबिंब का निर्माण करती है। दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के कारण ही बनता है, रिफ्लेक्ट करती है प्रकाश किरणें और हमारे चेहरे पर गिरती हैं, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर दर्पण की बात की जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होंगे। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होगा, समतल दर्पण। तो पहले लिख लेते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा होगा गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, और दूसरी पृष्ठ पर क्या हो, यानी कांच का ऐसा पृष्ठ जो समतल हो और उसके एक ओर क्या कर दिया जाएगा, कलाई कर दिया जाएगा, तो हमारा वो दर्पण बन जाएगा समतल दर्पण। यानी कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ चिकना और समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम जान लेते हैं। समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो समतल दर्पण की विशेषताएं, इसकी सतह क्या होती है, समतल होती है, सतह समतल होती है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। होगा ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक चीज और यहीं पे याद रखना, जिसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो अक्सर सीधा ही प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो प्रतिबिंब उल्टे भी बनते हैं, जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तो ये अब जो हमारा समतल दर्पण होता है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आभासी प्रतिबिंब बनना यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर बनाता है। और पांचवा होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वस्तु की दूरी के बराबर, यानी जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनता है। पांचवा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो ये जो चार हैं, पांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। सतह समतल होती है इनकी, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है, और एक और जानते रहिएगा, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत होती है। ये कई बार आया है, विकल्प में क्वेश्चन बनते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, जानते रहिएगा। ये तो रहा समतल दर्पण अपना। पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, यानी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके एक क्या होता है, एक तल हमारा इसका परावर्तक बन जाता है। अगर एक साइड को हम क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तो एक पृष्ठ उसका परावर्तक बन जाता है। अगर बात आती है गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होगा तुम्हारा अवतल दर्पण और एक क्या होगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसकी सतह क्या होती है, समतल होती है, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात आती है अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण क्या है। तो देखो, अगर ये कांच का एक खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है,
ये मान लेते हैं कांच का एक खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले का एक केंद्र होगा, ठीक है। अब इस कांच के खोखले गोले को अगर बीच से काट दें तो कुछ इस आकार का हमें बनता हुआ दिखेगा। काटने के बाद एक दो बनेंगे, एक का कुछ एक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा, एक का एक पृष्ठ क्या होगा, दबा हुआ रहेगा। तो यानी एक हमारा इसी में बन जाता है उत्तल दर्पण और एक में बन जाता है क्या, अवतल दर्पण। अगर इनके एक साइड को क्या कर दिया जाता है, कलाई कर दिया जाता है तब, ठीक है। तो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग से हमें दो दर्पण प्राप्त होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की परिभाषा अगर बात आ जाए तो वह दर्पण जिसका परावर्तक मतलब जिसका एक पृष्ठ जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो। जैसे इस वाले पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है वो कैसा कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बात आती है इसकी, तो ये हुआ हमारा, इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया जाए, अगर कलाई कर दें इस वाले पृष्ठ पर, तो इसका एक क्या हो रहा है, ये वाला भाग दबा हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी तो क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगे। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। यानी जहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं ये कहलाता है परावर्तक तल, ठीक है। जिस तल से प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं वह तल हमारा कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। जैसे इस तल से प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है तो ये हमारा तल क्या होगा, परावर्तक तल होगा ना। तो ऐसा दर्पण जिसका वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। बात आती है उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जब परिभाषा बतानी हो तो उत्तल दर्पण बताएंगे वह दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। यानी इस वाले भाग में तो ये वाला भाग उभरा हुआ दिख रहा है और चिकना भी है, तो इस वाले भाग से क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी प्रकाश किरणें, यानी हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी हम यहाँ पे बना सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। तो ये बाहर का जो हिस्सा उभरा हुआ दिख रहा है, यानी इस पर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, वापस लौट रही हैं। ये वाला भाग क्या होगा, परावर्तक तल कहलाता है। ये भाग जो होता है परावर्तक तल कहलाता है। और इसका परावर्तक तल कैसा है, हुमसा हुआ है, उभरा हुआ है। तो वह दर्पण अथवा वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर निकला हो अथवा हुमसा हुआ हो, उभरा हुआ हो, वह दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। ये तो थी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा। संबंधी परिभाषा, दर्पण संबंधी अगर परिभाषा देखें तो मिलेगा एक दर्पण का ध्रुव। पहला देख लेते हैं, दर्पण का ध्रुव, पोल, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव है क्या, तो किसी भी दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगर मान लेते हैं यही दर्पण जैसे अवतल उत्तल दर्पण है, तो ये हमारा मिरर M1 और M2 हो गया इसका नाम। तो इसका मध्य बिंदु जो होगा वही दर्पण का क्या कहलाता है, पोल, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगर ये हमारा अवतल दर्पण है ये, तो ये कलाई कर दिया जाए बाहर की ओर और इसका नाम दे दिया जाए M1 और M2, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसका ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, पोल होता है ना, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये आप पहले पढ़ देते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है क्या, तो हमारा दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है, हमारा दर्पण, दर्पण मतलब अवतल या उत्तल, हमारा दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र इस दर्पण का, इस मतलब या तो अवतल या तो उत्तल, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर सुनेंगे, हमारा दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा गोलीय दर्पण है,
एक को हम ले लेते हैं गोलीय दर्पण बना लेते हैं। जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, इस गोले का एक केंद्र होगा ये। तो इसका अगर गोले को काटे होंगे ना, तो तब भी तो इसका केंद्र ये यहाँ से तब भी तो इसका केंद्र रहा होगा। तो ये जो केंद्र है गोले का केंद्र, वही अब हमारे इस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हमारा दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र अवतल अथवा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वक्रता केंद्र। बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता केंद्र हो गया, अब पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या था? ध्रुव था। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी, इनकी बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यानी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो। फिर अगला है चौथा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कैसी होगी? यानी कोई एक रेखा ऐसी जाए, ऐसे सीधी जाए, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई चली जाए, वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा होगी कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली किरण मुख्य अक्ष किरण कहलाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष हो गया। अब पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, यानी यही तो मुख्य अक्ष है ना, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, ऐसे पढ़ लो, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं यानी अवतल दर्पण हो गया, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो वह गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इस वाले चित्र में क्या बनाएं, हम अलग से बना दे रहे हैं। ये होगा हमारा एक अवतल दर्पण, इनके नाम दे देते हैं M1 और M2। ये इसका ध्रुव P हो जाएगा, ये इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, मुख्य अक्ष के समांतर ये गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो ये जिस बिंदु पर मिल रही हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? F से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका लिख देंगे मुख्य फोकस, ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ये मुख्य फोकस था, ये ध्रुव था, ये मुख्य फोकस है,
ये ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गई फोकस दूरी। 7वां पढ़ते हैं, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल यानी जहां से किरणें परावर्तित होती हैं वो परावर्तक तल होगा। ठीक है, ये तो दर्पण संबंधी हम परिभाषाएं पढ़ रहे थे। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होगा, तो हमारा गोली दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता की त्रिज्या होगी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं, जो रेखा जाए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई चली जाए वो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस की बात आती है तो गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी की बात आती है तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। परावर्तक तल की बात आती है तो जहां किरणें परावर्तित होती हैं वो परावर्तक तल कहलाता है। ये तो दर्पण संबंधी परिभाषाएं थी। अब हम पढ़ेंगे दर्पण पे प्रतिबिंब का बनना अगले वाले चैप्टर में, मतलब कि